झुंझुनू के बामनवास प्रकरण में एमडी चोपदार की चुप्पी क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, झुंझुनू जिले के बामनवास प्रकरण के बारे में, और उस प्रकरण पर एमडी चोपदार जो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान के चेयरमैन हैं, उनकी चुप्पी क्यों, इसी मुद्दे का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो झुंझुनू का बामनवास प्रकरण था, इस पे पहले भी हमने 2 एपिसोड बनाए हैं। 29 मार्च की रात को बामनवास गांव में उदयवीर सिंह नामक पूर्व सैनिक की दर्दनाक अंदाज में हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले का नाम अकरम। इस पे पहले भी हमने 2 एपिसोड बनाए हैं। इस प्रकरण पे जो एमडी चोपदार हैं, जो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं राजस्थान के, झुंझुनू जिले से, झुंझुनू शहर से संबंधित हैं। झुंझुनू जिले में उन्होंने मुस्लिम न्याय मंच भी बना रखा है। झुंझुनू से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के दावेदार भी रहे हैं कांग्रेस की टिकट के। उनकी चुप्पी क्यों है? तो जो प्रकरण जो हुआ, उस पर हमने पहले जैसा बताया एपिसोड बनाए हैं हमने। तो न तो एमडी चोपदार हैं, उनका उदयवीर सिंह के बारे में कोई स्टेटमेंट आया कि उनके साथ गलत हुआ है, जबकि एक बहुत बड़ा अपराध हुआ कि एक पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। विवाद जो भी हो, एक ही गांव के लोग थे। और उस हत्या के बाद में जो अकरम है, उस अकरम के परिवार का अगले दिन 30 मार्च को उनका घर है वो बुलडोजर से प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। न उस घर के मामले में एमडी चोपदार बोले कि अपराध तो अकरम ने किया है, सजा जो भी मिलनी है अकरम को मिलनी चाहिए, उनके परिवार वालों को क्यों मिली, उनके परिवार वालों का आशियाना क्यों उजड़ा, इस पे भी एमडी चोपदार नहीं बोले। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सियासी हलके में, सामाजिक हलके में, कि जो शख्स कांग्रेस जैसी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का राजस्थान का चेयरमैन है, जो शख्स झुंझुनू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट का दावेदार रहा है, जो शख्स झुंझुनू की लोकसभा सीट पे कांग्रेस का टिकट का दावेदार रहा है, वो इतने बड़े मामले में कि एक पूर्व सैनिक की हत्या होती है दर्दनाक अंदाज में, न उसकी निंदा कर पाता है, न जो अपराधी है जिसने हत्या की थी अकरम, उसके परिवार का प्रशासन ने बुलडोजर से घर ढहा दिया, न उसके बारे में कुछ बोलता है। तो ये जो ऐसी क्या सियासत है और ऐसा क्यों हो रहा है? हो तो ये रहा है कि जाहिर सी बात है कि ये जो इस प्रकार के नेता हैं, इन लोगों को ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें, झुंझुनू में उपचुनाव हुआ था और जो वहां से विधायक थे ब्रजेंद्र ओला, वे कांग्रेस के सिंबल पर 2024 में लोकसभा सांसद चुन लिए गए। तो जो सीट खाली हुई थी झुंझुनू से, तो एमडी चोपदार ने कांग्रेस की टिकट की दावेदारी की थी। तो टिकट नहीं मिला था, बड़ा विरोध प्रदर्शन सब हुआ, आपने देखा था तब। और उस वक्त एक संगठन बनाया गया था झुंझुनू के अंदर, मुस्लिम न्याय मंच के नाम से। उसके सारे कर्ता धर्ता एमडी चोपदार हैं, और उसके 3-4 छोटे बड़े प्रोग्राम हुए झुंझुनू में। और जबरदस्त एक धार्मिक भावनाओं के आधार पर, मजहबी भावनाओं के आधार पर उस संगठन को खड़ा किया गया। और वहां एक नारा लगा था, और वो नारा ये था, बाबुलंद आवाज में खुद एमडी चोपदार ने मंच से नारा लगाया था 2024 के अंदर, जब मुस्लिम न्याय मंच बना था उसके कार्यक्रमों में। नारा था, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सामने से जो लोग बैठे थे उनका भी यही जवाब आया। ये एक मजहबी मामला, ये जो नारा है, ये कलमे का जो पार्ट है, ये ईमानदारी का मामला, एक इंसान की मजहबी भावनाओं का मामला, उसको एक सियासत की चाशनी में लपेट करके और मजहबी चीजों को, और उस पर एक सियासी गेम खेलने की कोशिश हुई। और इस नारे के जरिए एमडी चोपदार को टिकट नहीं मिली, वे चुनाव भी नहीं लड़े। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि झुंझुनू और पूरे शेखावाटी के इलाके में कभी भी किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम राजनेता ने मजहबी नारों के बुनियाद पर
चुनाव का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की। जिस हिसाब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू समुदाय से संबंधित मुद्दों को लेकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है हर चुनाव में हर जगह, वैसा मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश वो वहां एमडी चोपदार उनके साथियों ने, मुस्लिम न्याय मंच ने वहां किया। सबने आपने देखा। उस मामले में हमने कई एपिसोड तब झुंझुनू उपचुनाव में बनाए थे। हमने उस वक्त भी इन चीजों की निंदा की थी कि जो सांप्रदायिकता है, जो मजहबी रंग है, धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण है, वो चाहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करे या कोई मुस्लिम संगठन करे या कोई मुस्लिम नेता करे, यानी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे, तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, हमारा जो संविधान और लोकतंत्र का जो आत्मा है सेकुलरिज्म, उसके भी खिलाफ है। तो चाहे वो हिंदुओं के नाम पे ध्रुवीकरण किया जाए या मुसलमानों के नाम पे किया जाए। तो हमने कई एपिसोड तब बनाए थे झुंझुनू की धरती पे खड़े होकर के भी, और हमने बुलंद आवाज में मुस्लिम न्याय मंच के इन कार्यक्रमों की, इनकी सबकी निंदा भी की थी कि झुंझुनू शहर की जमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि झुंझुनू शहर में, शेखावाटी के पूरे इलाके में किसी भी विधानसभा सीट पर, किसी भी लोकसभा सीट पर कभी भी किसी मुस्लिम नेता ने, कभी भी किसी मुस्लिम संगठन ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मुसलमानों को लेकर के नहीं किया। तो अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता, ये नारे लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन अभी ये 2026 के अंदर जो अपराध हुआ है, एक पूर्व फौजी का जघन्य अंदाज में एक मर्डर हुआ है, उस मामले में नहीं बोलना, और जो अपराधी है अकरम, उसके घर को तोड़ दिया गया, और प्रशासन के उन अधिकारियों के खिलाफ भी नहीं बोलना कि अकरम की गलती थी, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके घर वालों को उसकी सजा क्यों मिली, उस पर भी नहीं बोलना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि फिर तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या सिर्फ मजहबी भावनाएं भड़का करके मुस्लिम न्याय मंच के जरिए एक अपना सियासी उल्लू सीधा करना था, या कुछ और? एमडी चोपदार हैं, वे कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। वे हॉस्टल, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज वगैरह में डोनेशन भी देते हैं। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, जिसके पास जो कुछ है शिक्षण संस्थाओं को देना भी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी का घर प्रशासन तोड़ दे, कि अपराधी उसके घर वाले नहीं थे, अपराधी वो था जो गिरफ्तार हो गया, और उस मामले में एमडी चोपदार अगर बोले नहीं और उनमें उनको कोई 2 रुपए की सहायता देने की कोशिश भी नहीं करें, न उदयवीर सिंह की हत्या हुई उसकी निंदा करें, न अकरम का घर तोड़ा गया उसकी निंदा करें, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं इस सियासत पर, ऐसे सियासतदानों पर। अब जो बात के ये सारी चीजें क्यों का जवाब तो यही है कि जो सियासतदान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो या किसी मुस्लिम संगठन से संबंधित हो, जो मजहबी मुद्दों को लेकर के और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, वो पूरी तरह से एक सियासी ठग होता है, चाहे वो हिंदू समुदाय के नाम पर करे, चाहे मुस्लिम समुदाय के नाम पर करे। सियासत जिसको करनी है उसको जनहित के मुद्दों पे करे, कानून के मुद्दे पे करे, सेकुलरिज्म के मुद्दे पे करे, लोकतंत्र के मुद्दे पे करे, संविधान बचाने और संविधान की पूरी रक्षा करने के नाम पर करे, तब तो वो एक सियासत होती है। लेकिन उस मामले में इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि वैसे काम इनको करने ही नहीं है। तो जो भाजपा और भाजपा के नेता, आरएसएस के लोग जो ध्रुवीकरण करते हैं हिंदू समुदाय के नाम पर, और उसी नाम के ऊपर, उसी मुद्दे पे सामने अगर मुस्लिम न्याय मंच और एमडी चोपदार मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हुई 2024 में, तो फिर फर्क क्या रहा? एक ग्रुप है वो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहा है, दूसरा ग्रुप मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना चाह रहा है। पीड़ित मुसलमानों के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा है, पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में भी कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि जो भी ऐसी राजनीति करता है वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसका पहला उद्देश्य होता है ध्रुवीकरण करके धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट लेना और सत्ता में स्थापित होना। ऐसा काम कोई भी करे वो गलत है। लेकिन जो एमडी चोपदार का रवैया रहा है इस बामनवास प्रकरण में, खामोशी का, ये पूर्व सैनिक की हत्या पे जो खामोशी की चादर ओढ़ी है उन्होंने, और जो अपराध करने वाला उसके
का मकान तोड़ दिया, उस पर जो खामोशी की चादर ओढ़ी है, वो बड़े सवाल खड़ा करता है कि फिर ऐसे सियासतदानों के पीछे लोग क्यों खड़े होते हैं। जब पीड़ा में नहीं बोल सकते, जब मुंह नहीं खोल सकते, दो शब्द लिख करके निंदा नहीं कर सकते, तो उस समुदाय को भी सोचना चाहिए। हालांकि हम कभी भी ऐसी बातें नहीं करना चाहते हैं कि कौन पीड़ित है और कौन उसके अंदर अपराधी है, लेकिन जाहिर सी बात है जो हालात को बताने के लिए जरूरी है कि उदयवीर सिंह हैं, उनके समुदाय को भी बात सोचनी चाहिए, और अकरम है, उनके समुदाय को भी बात सोचनी चाहिए कि ऐसे राजनेता हैं वो कभी किसी के काम नहीं आते हैं। वे सिर्फ मजहबी भावनाओं के आधार पे एक सियासी दुकान सजाना जान सकते हैं। और जो मुस्लिम न्याय मंच के जो पदाधिकारी हैं, जो मुस्लिम न्याय मंच के उन कार्यक्रमों में मंच पे बैठे थे, जो सामने बैठे थे और ये नारे लगाए थे और मुसलमानों के हक की बात की थी, उनसे भी सबसे बड़ा सवाल है कि वो लोग सारे एक्टिव हैं कि वो मुस्लिम न्याय मंच आपने क्यों बनाया था। वो मजहबी नारे लगा करके मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश क्यों की थी? क्या इसलिए कि सामने ब्रजेंद्र ओला का जो बेटा है अमित ओला, वो जाट समुदाय से है, उसको चुनाव हराना है और मुसलमानों को मजहबी चाशनी के साथ गोलबंद करके कांग्रेस से वोट छीनना है। और उसमें सफल भी हो गए कि उस उपचुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर अमित ओला बुरी तरह चुनाव हार गए और ये न्याय मंच का जो मामला था ये सफल भी हो गया। और झुंझुनू में उस वक्त पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। तो ये जो हालात हैं, ये हालात न झुंझुनू की सियासत के लिए अच्छे हैं, न शेखावाटी की सियासत के लिए अच्छे हैं, और न वहां का ऐसा कल्चर है। तो जो लोग मजहबी नारों की बुनियाद पे कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि फिर उसी मजहब से मुताल्लिक लोग हैं, वो कोई पीड़ा में हो तो उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।